बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ डूइंग वेल। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, उनके मुतालिक कंप्लीट डिस्कशन की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टॉर्क। इसमें हम देखेंगे टॉर्क क्या होता है और इसके मुतालिक इसके यूनिट, डायमेंशन और इसकी कंडीशंस देखेंगे कि मोमेंट आर्म क्या होता है और ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा होता है। सो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं कि टॉर्क होती क्या है। टॉर्क हम कह सकते हैं किसी भी रोटेशनल फोर्स को, कोई भी फोर्स जो कि रोटेशन काज कर रही है उसको हम बोलते हैं टॉर्क। तो इसका सेकंड नेम हम इसको रोटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं और मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। बेसिकली ये एक फोर्स है जो एक बॉडी पर लग रही होती है और बॉडी को रोटेट करवा रही होती है, तो उसको हम बोलते हैं टॉर्क। तो अब हमने देखा है कि फोर्स के बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं। फोर्स बॉडी को मूव भी करवा सकती है, किसी भी बॉडी को स्टॉप करवा सकती है। फोर्स किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज कर सकती है। फोर्स से वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन चेंज हो सकती है। तो ये सारे फोर्स के इफेक्ट्स हैं जो कि किसी भी बॉडी पर लग रहे होते हैं। लेकिन अगर एक रिजिड बॉडी है, फिक्स बॉडी है, और एक तरफ से वो फिक्स है और दूसरी तरफ से हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो उस फोर्स की वजह से अगर वो बॉडी रोटेट कर रही है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, अगर फोर्स की वजह से कोई भी बॉडी अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है, तो उसको हम कहते हैं टॉर्क। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट इट एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्क। मतलब जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी बॉडी में उसके एक्सिस के इर्द गिर्द, तो वो उसको हम बोलते हैं टॉर्क। और द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड टॉर्क। अब ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी भी है, क्योंकि ये क्या कर रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा रही है ना। मतलब अब एक हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक फिक्स पॉइंट है, उसके इर्द गिर्द अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं टॉर्क। और द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। बेसिकली ये हमारे पास एक मूवमेंट ही होती है फोर्स की, जिसको हम टॉर्क बोलते हैं। इसकी मैथमेटिकली फॉर्म देखें तो हमारे पास है द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर इज कॉल्ड टॉर्क। अब देखा जाए तो हमने वेक्टर प्रोडक्ट देखा था। वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास क्या होता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर भी वेक्टर क्वांटिटी ही आता है। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है टॉर्क की, ठीक है। टॉर्क देखें, टॉर्क इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ। तो यहाँ पे हमारे पास क्रॉस इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। और आर हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो डिस्टेंस है। मतलब अगर एक बॉडी फिक्स है अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, ठीक है, एक रिजिड बॉडी है। अब रिजिड बॉडी है तो उसका एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एक्सिस ऑफ रोटेशन वही होगा ना जहाँ से वो बॉडी फिक्स है, ठीक है, वो हमारे पास उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और वो पॉइंट जहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं, तो उनका जो दरमियान का डिस्टेंस है ना, उस पॉइंट को हम बोलते हैं आर। मतलब उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको पोजीशन वेक्टर आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरा है हमारे पास फोर्स। तो जब हम फोर्स लगाएंगे तभी बॉडी रोटेट करेगी ना, तो जो टॉर्क है वो प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का। हम इसको लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ, और ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है। और नेक्स्ट हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अब ये साइन थीटा कैसे आता है उसको हम मजीद उस डायग्राम से समझेंगे कि साइन थीटा कहाँ इस्तेमाल होगा और कोस थीटा क्यों नहीं लगता। अब हमने टॉर्क की डेफिनेशन देख ली, उसका फार्मूला देख लिया, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अब हम देखेंगे कि टॉर्क जो है किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा होता है। अब टॉर्क जो है ना वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है मेनली। सबसे पहले आ जाती है अप्लाइड फोर्स, कि हम फोर्स कितनी लगा रहे हैं, क्योंकि जब हम फोर्स लगाएंगे तभी वो बॉडी रोटेट करेगी अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, और तभी हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहला फैक्टर है कि हमारे पास फोर्स लगती है। तो ये जो फोर्स है यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो फोर्स लगेगी, ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है जो कि जिस पे टॉर्क डिपेंड कर रहा होता है। सेकंड हमारे पास होता है मूवमेंट आर्म, यानी ये जो डिस्टेंस है। अब हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। अब ये रिजिड बॉडी, ये जो पॉइंट ओ है ना, यहाँ से फिक्स है, यहाँ से ये मूव नहीं कर रही है, और जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो इस पॉइंट पे लगा रहे हैं। तो अब यहाँ से बॉडी फिक्स है और यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर वो पॉइंट जहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं, वो डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, वो आर होता है, और इसको हम बोलते हैं मूवमेंट आर्म। तो ये सेकेंड चीज़ है जिसपे हमारी टॉर्क जो डिपेंड कर रही होती है। और थर्ड हमारे पास है एंगल, जो हमारे पास आर और एफ के दरमियान एंगल बन रहे हैं ना। अब हमारे पास ये आर है और ये एफ है, तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है, या इस साइड या फिर इस साइड, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इनको हम बोलते हैं
ये वो एंगल है जिस पे टॉर्क जो है डिपेंड कर रही होती है। ये एंगल अगर इंक्रीज होगा तब भी टॉर्क इफेक्ट होगी, अगर डिक्रीज होगा तब भी टॉर्क इफेक्ट होगी। तो ये 3 मेन फैक्टर थे जिस पे हमारी टॉर्क जो है डिपेंड कर रही होती है। यूनिट की बात करें तो हमारे पास ऐसा यूनिट जो होता है वो तो न्यूटन मीटर होता है, क्योंकि हम इसमें बात करते हैं आर और एफ की। आर एफ साइन थीटा हमारे पास इसका फार्मूला होता है। तो आर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मीटर यूनिट होता है मीटर, और फोर्स को हम मेजर करते हैं न्यूटन में। तो इसका जो कलेक्टिवली हमारे पास यूनिट आएगा वो आएगा न्यूटन मीटर, और इसकी डायमेंशन होगी ml/2t-2। अब हमारे पास एग्जांपल है टाइटनिंग ऑफ अ नट विद अ स्पैनर। हमने एक नट को टाइट करना है स्पैनर के साथ। तो अगर हम उस पर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे स्पैनर पे, उसको पुश करेंगे हार्डली, तो क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है कि अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसका जो टर्निंग इफेक्ट है यानी टॉर्क जो है वो भी इंक्रीज होगी। और सेकेंडली डिपेंड कर रहा होता है लेंथ ऑफ द स्पैनर। लेंथ, अब देखें जो पॉइंट इस डायग्राम में देखें, जो पॉइंट हमारे हैंड में है, ठीक है, वहाँ से लेकर टर्निंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस बन रहा है यानी ये लेंथ ऑफ द स्पैनर है, इस पे भी डिपेंड कर रहा होता है। अगर ये लेंथ कम होगी तो उसको टाइट करना इजी तो होगा, लेकिन अगर हम उसकी इंक्रीज कर देंगे लेंथ तो वो ज़्यादा ईजियर होगा और उसका टर्निंग इफेक्ट और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। मतलब हैंडल जितना लॉन्ग होगा उतना ही टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं, और पहले भी हम पढ़ चुके हैं, टॉर्क इज इक्वल टू मूवमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय एफ। तो क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है। और मूवमेंट आर्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये एक डिस्टेंस होता है बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब वो पॉइंट जहाँ पे फोर्स लग रही है टू द पॉइंट जहाँ से वो बॉडी फिक्स है। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं मूवमेंट आर्म। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स पास थ्रू द पिवट पॉइंट टॉर्क इज जीरो। अब हमारे पास ये है कि हमारे पास जो लाइन ऑफ एक्शन, अब हमारे पास एक ये बॉडी है रिजिड बॉडी, ठीक है। अब हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो भी इस साइड पे ही लगा रहे हैं, तो क्या होगा, इन दोनों का एंगल क्या होगा, जीरो होगा। और हमने पढ़ा था जब वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास एंगल जीरो होता है तो हमारे पास साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, और हमारे पास जो एज ए रिजल्ट जो टॉर्क होगी वो भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास इसका जो एंगल बन रहा है वो जीरो है। तो जीरो अगर एंगल बन रहा हो लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स और पिवट पॉइंट के दरमियान, तो हमारे पास जो टॉर्क है वो जीरो हो जाती है। अब हम देखते हैं कि एक रिजिड बॉडी में टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिजिड बॉडी क्या होता है। अब हम रिजिड बॉडी की बात तो कर रहे थे, तो रिजिड बॉडी कोई भी ऐसी बॉडी होती है जिसकी पोजीशन चेंज ना हो रही हो। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डज नॉट चेंज, अगर दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो रहा हो तो बॉडी को हम क्या कहते हैं, रिजिड बोलते हैं। फिक्स्ड बॉडी को बोलते हैं रिजिड। तो अब हमारे पास, अब देखें, कंसीडर अ फोर्स एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी एट द पॉइंट पी। अब ये हमारे पास एक बॉडी है रिजिड, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फोर्स लग रही है ना, ये हमारे पास इस डायरेक्शन में लग रही है और ये पॉइंट पी पे लग रही है। अब ये जो जीरो है ये हमारे पास पिवट पॉइंट है और यहाँ से ये फिक्स है, और यहाँ इस पॉइंट पे हमारे पास लग रही है फोर्स इस डायरेक्शन में। तो हम हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अब जब भी हम कोई फोर्स यहाँ पर लगाएंगे, इस डायरेक्शन में लगाएं या इस डायरेक्शन में लगाएं, तो वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके अलोंग ही होगी ना। या तो फिर बॉडी ऐसे मूव करेगी या फिर बॉडी ऐसे मूव करेगी। मतलब ये है कि उसकी जो रोटेशन है वो उसके एक्सिस के अलोंग ही होगी, और वो एक्सिस के अलोंग होगी तो वो एंगल क्या बना रही होगी, थीटा बना रही होगी। तो ये वो तीनों फैक्टर्स हैं, मींस ये हमारे पास मूवमेंट आर्म हो गया, और ये हमारे पास फोर्स होगी, और ये हमारे पास थीटा हो गया। तो ये तीन चीज़ें अब हमारे पास इस डायग्राम में इकट्ठी बता दी गई हैं कि हमारे पास अगर एक बॉडी है उस पर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स की जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो क्या होगा, एंगल होगा थीटा, और जो डायरेक्शन होगी या तो फिर वो क्लॉकवाइज होगी या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। अब जो सेकंड हमारे पास चीज़ है वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। मतलब ये है कि हमारे पास जो हमने फोर्स लगाई थी इस डायरेक्शन में, तो इसको हमने रिजोल्व कर लेना है। पीछे हमने एडिशन ऑफ वेक्टर में भी देखा और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में भी देखा कि हमने पहले उनको उसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना होता है। तो हम इस अगर फोर्स को एक्स और वाई कंपोनेंट के अलोंग रिजोल्व करें तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये हो गया और वाई एक्सिस के अलोंग ये हो गया। तो यहाँ से हमने इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया। अब हमारे पास ये जो मूवमेंट आर्म है यानी आर, इसके जो पैरेलल होगा ना, इसके अलोंग होगा, तो वो हमारे पास बनेगा एफ कॉस थीटा, ठीक है। और अगर इसके प्रीपेंडिकुलर है तो हमारे पास जो बनेगा वो होगा एफ साइन थीटा। सिंस द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एफ कॉस थीटा पास थ्रू द पिवट पॉइंट, इट्स मोमेंटम आर्म इज जीरो।
अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि मोमेंटम आर्म ज़ीरो हो जाता है जब हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो पिवट पॉइंट से ही पास कर रही हो। अब देखें हमारे पास है ये पोजीशन वेक्टर आर है और वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, ये हमारे पास आर है और ये फोर्स हम लगा रहे हैं इसी डायरेक्शन में, तो वहाँ इस पोजीशन पे हमारे पास जो मोमेंटम आर्म है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब वो ज़ीरो क्यों होगा, क्योंकि हमने करवाना है बॉडी को रोटेट। हमने पढ़ा था टॉर्क में द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, तो बॉडी को अगर हमने रोटेट करवाना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो क्या बॉडी रोटेट करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि बॉडी इस साइड पे ही मूव करेगी, वो मूवमेंट होगी, उसकी रोटेशन नहीं होगी। लेकिन हमने उसकी रोटेशन करवानी है, हमें उसकी रोटेशन करवाने के लिए उसकी फोर्स जो है वो इस साइड पे ही लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट बन रहा था वो एफ कोस थीटा था, तो एफ कोस थीटा का क्या मतलब है, यहाँ पे एफ कोस थीटा का कोई काम नहीं है। इस कंपोनेंट की वजह से जो हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट ही नहीं प्रोड्यूस हो रहा। तो अगर हमने टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाना है तो हम क्या करेंगे, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाने के लिए हमें यहाँ से ये वाला, यहाँ से जो हमारे पास एंगल बन रहा होगा एफ साइन थीटा, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस पॉइंट पे हमारे पास मिनिमम या फिर मैक्सिमम टॉर्क आएगी, क्योंकि इस पॉइंट पे तो हमारे पास टॉर्क बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, यहाँ पे एफ कोस थीटा को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर हमारे पास क्या फार्मूला बनेगा, द मोमेंटम आर्म एफ साइन थीटा इज आर, हैंस टॉर्क ड्यू द फोर्स। तो अब हमारे पास टॉर्क क्या होगी, टॉर्क होगी, सबसे पहले हमारे पास फोर्स लग रही है, उसके बाद हमारे पास जो एंगल क्या बन रहा है साइन थीटा, एफ साइन थीटा हो गया, और थर्ड हमारे पास है आर, यानी जो पोजीशन वेक्टर के अलोंग ही हो रहा है, सब बात पोजीशन वेक्टर के अलोंग ही हो रही है, क्योंकि इसमें तीन फैक्टर हमने पढ़ा था, तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। एक हमारे पास होती है फोर्स, दूसरा हमारे पास होता है एंगल, और तीसरा हमारे पास मूवमेंट आर्म। तो हमारे पास इसका जो कलेक्टिव फार्मूला बन गया एफ साइन थीटा आर, या फिर एफ आर एफ साइन थीटा। अब हमने फोर्स की रेजोल्यूशन कर ली, उसको उसके कंपोनेंट्स में हमने रिजोल्व कर ली और हमारे पास आया एफ साइन थीटा। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास जो है वो हमने क्या करना है, मूवमेंट आर्म को भी रिजोल्व करना है, क्योंकि हम हर वेक्टर को रिजोल्व कर रहे होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास दो ही वेक्टर इस्तेमाल हो रहे थे, एक हमारे पास फोर्स वाला और एक हमारे पास मूवमेंट आर्म वाला। तो हमने जब मूवमेंट आर्म को भी हमने उसको कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना है, उसके यानी एक्स और वाई कंपोनेंट्स में। तो अब हमारे पास ये जो, अब हमने इसको अलोंग एफ देखना है, अब जो कंपोनेंट अलोंग एफ आ रहा है तो ये हमारे पास होगा आर कोस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास बनाएगा आर कोस थीटा, और अगर इसकी प्रीपेंडिकुलर है, ये देखिए यहाँ पे ये फोर्स ये है और ये हमारे पास प्रीपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास होगा आर साइन थीटा। तो हमारे पास अगर ये भी सेम फोर्स की तरह ही होगा, क्योंकि आर कोस थीटा, अगर हम फोर्स और हमारे पास मूवमेंट आर्म है प्रीपेंडिकुलर होंगे तभी वो कोई रोटेशन शो करवा सकेंगे, अदरवाइज तो रोटेशन नहीं होगी और टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर वो उसके पैरेलल ही हो गया, मतलब मूवमेंट आर्म की भी डायरेक्शन वही है और फोर्स की डायरेक्शन भी वही है, ये बात हम पहले कर चुके हैं, तो हमारे पास एंगल ज़ीरो हो जाएगा और हमारे पास एज रिजल्ट जो टॉर्क है वो भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू आर साइन थीटा, पहले हमने एफ साइन थीटा की बात की थी और अब हमने इस आर को रिजोल्व करवाया तो हम आर साइन थीटा लिखेंगे, आर साइन थीटा और एफ और आर एफ साइन थीटा। तो ये हमने रिजोल्व करवा लिया फोर्स को भी और मोमेंट आर्म को भी। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और 2, हमारे पास इक्वेशन 1 में हमने फोर्स को रिजोल्व किया था, हमारे पास आया था आर एफ साइन थीटा, और 2 में हमने आर को रिजोल्व किया और एफ आर साइन थीटा आया। तो कलेक्टिवली हम इसको लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। अब ये जो फॉर्म आ रही है हमारे पास, ये हमारा मैग्नीट्यूड की फॉर्म है। ठीक है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने वेक्टर प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो अब ये वाली जो आर एफ साइन थीटा, ये हमारे पास ये वाली फॉर्म है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम ए क्रॉस बी की तरह आर क्रॉस एफ भी लिख सकते हैं, और इसके ऊपर जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों वेक्टर हैं और टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है। एनालोगस क्वांटिटी, जस्ट एज अ फोर्स डिटरमाइन द लीनियर एक्सेलरेशन। अब हमारे पास फोर्स की अगर हम बात करें तो वो लीनियर एक्सेलरेशन को डिटरमाइन करता है, और इसी तरह अगर हम टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क हमारे पास टर्निंग इफेक्ट होता है, तो ये हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करता है। तो इसमें ये फोर्स और टॉर्क में यही डिफरेंस है कि फोर्स लीनियर एक्सेलरेशन को डिटरमाइन करता है और जो टॉर्क है वो एंगुलर एक्सेलरेशन को।
अगर हम टॉर्क की डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क रिप्रेजेंटेड बाय एन वेक्टर विच इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। अब हमने देखा कि हमारे पास ये वेक्टर प्रोडक्ट है। वेक्टर प्रोडक्ट में भी हमने डायरेक्शन राइट हैंड रूल से ही फाइंड की थी। उस वक्त हमारे पास डायरेक्शन आई थी या फिर पॉजिटिव में होती है या फिर नेगेटिव में होती है। तो अगर क्लॉकवाइज टॉर्क मूव करेगा तो वो हमारे पास नेगेटिव होगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो हमारे पास पॉजिटिव टॉर्क होगी। तो इसको अगर हम देखें राइट हैंड रूल के मुताबिक, सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल ये हमारे पास है एक रिजिड बॉडी और ये इस पॉइंट पे फिक्स है। तो अगर हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो अब जब अगर हम इस साइड पे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी कैसे रोटेट करेगी, ऐसे रोटेट करेगी, और ये डायरेक्शन हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर हम इसको राइट हैंड से अप्लाई करें, अगर हम अपनी फिंगर्स को फोर्स जो हमारे पास फोर्स लग रही है वहाँ पे स्ट्रेच करें और मूव करवाएं एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क आएगी वो आउट ऑफ द प्लेन आएगी, यानी आउट ऑफ द प्लेन आएगी, और लेकिन आएगी अलोंग द एक्सिस ही, लेकिन आउट ऑफ प्लेन आएगी। और यहाँ पे हमारे पास जो टॉर्क होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव, यानी जब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगी तो टॉर्क होगी पॉजिटिव। सेकंड केस हमारे पास है कि अगर हमारे पास बॉडी हो, रिजिड बॉडी हो, और उस पे हम, ये हमारे पास पिवट पॉइंट है, और अगर हम फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड, ठीक है, जब हम डाउनवर्ड फोर्स लगाएंगे तो बॉडी रोटेट करेगी ऐसे। अब ये जो मूवमेंट है ये हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट है। अब अगर हम स्ट्रेच करें अपने फिंगर्स को अलोंग फोर्स और अगर उसको रोटेट करवाएं तो हमारे पास जो डायरेक्शन आती है वो आती है इनटू द प्लेन, यानी जो हमारे पास डायरेक्शन आएगी वो आएगी इनटू द प्लेन। तो हमारे पास जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है वो इनटू द प्लेन होती है और वो नेगेटिव होती है। तो ये डिफरेंस याद रखना है कि जब हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज होगी तो हमारे पास जो टॉर्क आएगी वो पॉजिटिव, और जब अगर हम क्लॉकवाइज मूव करवाएंगे तो वो हमारे पास जो टॉर्क होगी वो होगी नेगेटिव। तो ये हम राइट हैंड रूल के ज़रिए टॉर्क की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। सो डायरेक्शन के बाद हमारा टॉपिक होता है एंड। आज हमने टॉर्क पढ़ी, उसके बाद टॉर्क हमने टर्निंग इफेक्ट देखा, मूवमेंट आर्म के बारे में पढ़ा, और इसके अलावा हमने एक रिजिड बॉडी की बात की और उसके ज़रिए हमने उसकी डायरेक्शन फाइंड की, उसकी पहले रेजोल्यूशन की, फोर्स की, मूवमेंट आर्म की। तो कलेक्टिवली जो हमारे पास फार्मूला आया था वो RF sin थीटा आया। सो उसके बाद हमने उसके यूनिट्स, SI यूनिट, डायमेंशंस वगैरह देखे। सो इस लेक्चर में हमने टॉर्क के मुतालिक सब कुछ डिस्कस कर लिया। होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।